वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वातवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वैदिक चार्ट के अंदर राहु की पोजीशन 11th हाउस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है। और ये जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपका राहु 11th हाउस के अंदर है, और फिर राहु हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। राहु 11वें घर से बैठकर किस किस घर के ऊपर अपनी दृष्टि देगा, कौन से हाउसेस इफेक्टेड होंगे और फिर उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आपका राहु आपके 11वें घर के अंदर है या नहीं है, और उसके बाद जानेंगे राहु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और राहु की जो 11वीं जो हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर हमारा एक चार्ट है जो मैं अब बना रही हूँ आपके सामने, देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं बॉक्सेस के अंदर 1 से लेकर 12 तक। चार्ट के अंदर जहाँ पे हमने 1 लिखा है वो बॉक्स हमेशा हमारा फर्स्ट हाउस कहलाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वहाँ पे नंबर क्या है। नंबर डिपेंड करेगा आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आपके प्लेस ऑफ बर्थ का। यहाँ पर नंबर 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है एरीज से लेके पाइसिस तक, लेकिन हाउस ये फिक्स है आपका। यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हुए जब चलेंगे 1 2 3 4 5, तो जहाँ हम 11 पे पहुँचेंगे वो मेरा हाउस है, वो 11th हाउस है। तो यहाँ पर अगर आपका राहु बैठा है तो आपके लिए राहु जो है वो 11th हाउस में काउंट किया जाएगा, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आपका राहु होना चाहिए। नंबर 1 से 12 तक कोई भी आ रहा हो, लेकिन ये ट्रायंगल फिक्स है मेरे 11th हाउस का और राहु यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ से अब हम इसकी दृष्टि को अगर चेक करें तो इसे पहला घर मानते हुए 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो है ये मेरी 5वीं दृष्टि है तीसरे घर के ऊपर। इसी तरह से 6 ये 7, मेरी 7वीं दृष्टि जो है राहु की वो मेरे 5वें घर के ऊपर है, और ऐसे ही जो उसकी 9वीं दृष्टि है वो मेरे 7वें घर के ऊपर है। तो अगर आपका राहु इस ट्रायंगल के अंदर है तो आपका राहु 11th हाउस में है। और अब हम इसको आगे ले जाते हुए ये चेक करेंगे कि राहु जब 11th हाउस के राहु हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आगे 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम टेकअप करेंगे कि इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अब हम बात करेंगे कि राहु जो है वो हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट, किसी भी तरह का ऑब्सेशन वो राहु से रिप्रेजेंट होता है। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मटेरियल्स के लिए, मतलब कुछ भी ऑब्सेशन अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो ऑब्सेशन उसके राहु से ही देखा जाता है। अगर किसी इस समय आयु सीधा नेटिव को बहुत ज़्यादा मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की इच्छा है तो इसका मतलब उसका राहु एक्टिवेटेड है, क्योंकि जब मटेरियल कंफर्ट की बात आती है, पैसे की बात आती है, या मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेशन हो रहा होता है कि मुझे ये करना ही करना है, वो ऑब्सेशन जो है वो आपका राहु ही दिखाता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट के अंदर चल रही हैं कि सभी तरह के जो हमारे फ़ोन्स के अंदर भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी चीज़ें राहु से रिप्रेजेंट होती। राहु इज़ ए वेरी वेरी क्लेवर प्लैनेट। वो हमेशा क्या चाहता है, स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता।
तो इसीलिए कोई भी चीज़ होती है तो इट्स ऑलवेज लुक फॉर द शॉर्टकट्स कि मैं कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। राहु जो है वो आपके लेटेस्ट फॉरेन एलिमेंट्स को दिखाता है, फॉरेन एलिमेंट का इंटरेस्ट दिखाता है। हमेशा उसको ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि अगर ये कल्चर है उसका मतलब सपोज आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो ये इंडिया का कल्चर जो है ये फॉरेन यूरोप के अंदर क्या इफ़ेक्ट करता है, या जो फॉरेन का कल्चर है उसका इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फॉरेन एलिमेंट्स जो भी हैं वो आपके राहु से रिप्रेजेंट होते हैं। आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो वो भी आपके राहु से ही रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया, गाड़ी चलाई, तो वो आपके राहु से रिप्रेजेंट होगी। एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टाइम वो आपका राहु रिप्रेजेंट करता है एंड वॉन्ट्स टू वर्क यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सो दैट स्मार्टली वो उस चीज़ को अचीव कर सके, काम कर सके। अब अगर हम बात करते हैं कि 11th हाउस हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, जब 11th हाउस की बात करते हैं तो ये डीप डिज़ायर्स हैं, होप्स हैं आप नेटिव की किसी भी चीज़ को, इनकमिंग गेन्स हैं। ये बहुत मतलब एक डिज़ायर होती है मटीरियलिस्टिक गेन्स की। यहाँ पर आपके एल्डर सिबलिंग्स का भी जो है वो 11 से ही दिखाया जाता है। साथ ही साथ जो आपका कॉर्पोरेट सर्कल है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो भी जो है हम 11th हाउस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस ए प्लैनेट ऑफ ऑब्सेशन एंड 11th house, obsession for materials and incoming gains, deep desires, ये दोनों आपके कंबाइन हो गई। मीन्स आपके जो ऑब्सेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए, आप कह सकते हैं स्केयर हो गए। राहु इट प्लेस्ड इन द 11th नाउ हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट वी टेक वन बाय वन। जब अगर हम इसकी बात करें तो मटेरियल गेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये बहुत ही आप अच्छा प्लेसमेंट कह सकते हैं जो वेल्थ के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, मटेरियल गेन्स के लिए, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर द राहु, क्योंकि ये एक उपचय हाउस भी है। मैलेफिक्स इन द उपचय हाउस टू वेरीली गुड। तो जब राहु आपका बैठ के बीइंग ऑब्सेस्ड अबाउट द गेन्स और गेन्स के ही हाउस के अंदर बैठा है तो ये मटेरियल गेन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी और पोजीशन आप कह सकते हैं। इट इज़ एन हाउस ऑफ आपके फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। तो ये एक सोशल डोमिनेंस की भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है ऐसे लोगों को। पावरफुल सोशल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, तो जो प्रोफेशनल नेटवर्क की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उस तरह का इन्फ्लुएंस सीख करते हैं थ्रू आइदर अनकन्वेंशनल वेज में, क्योंकि राहु कोई एथिक्स को नहीं मानता, कोई फॉलो नहीं करता किसी भी तरह के। उसको चीज़ चाहिए, एज आई टोल्ड यू, वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। तो एथिक्स वहाँ पर नहीं आते हैं उसके। तो जब आप नेटवर्किंग के हाउस के अंदर बैठ गए हैं तो जो एक सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क का उसको इन्फ्लुएंस चाहिए होता है वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। एंड जनरली सच पीपल ट्राई टू मेक द फॉरेन लिंक्स ऑल्सो, कि हम कैसे फॉरेन कनेक्शंस लेके अपना इस चीज़ को रिलेटेड जो है वो बेनिफिट कर सकें हम इससे रिलेटेड। फिर अनकन्वेंशनल फ्रेंडशिप्स बनाता है। फ्रेंडशिप्स हैं जो फ्रॉम अनयूजुअल, फॉरेन और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों के साथ इसको फ्रेंडशिप करने की बहुत इच्छा रहती है। एट द सेम टाइम दे आर वेरी मैनिपुलेटिव इनटू देयर फ्रेंडशिप। तो अगर सपोज आपके किसी फ्रेंड का राहु जो है वो 11th हाउस में बैठा है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सच पीपल आर बिग अपॉर्चुनिस्ट। मतलब उन एथिक्स को फॉलो नहीं करना, तो जब तक उनको आपकी फ्रेंडशिप के साथ बेनिफिट है दे विल बी विद यू, लेकिन इफ़ यू नीड देम दे मे नॉट बी देयर फॉर यू। और स्पेशली अगर वहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं राहु के ऊपर, देन मतलब ऐसे नेटिव से आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके लिए फ्रेंडशिप होना, कहते हैं अपना सर्कल्स बनाना, कुछ भी करना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने गेन्स को बढ़ाने की। दे हैव ए कीन ऑब्सेशन फॉर हाई स्टेटस पीपल। उनकी एम्बिशन खुद की भी वहाँ पर पहुँचने की होती है, एंड सिमिलरली दे वांट टू बी कनेक्टेड विद द पीपल जो एक हाई लेवल के होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिनका एक लेवल वो होता है कि भी दे नो कि कहाँ, मतलब they will always prefer to connect to the people which has this
प्लेसमेंट इन द सोसाइटी, लाइक एक हाई प्लेस्ड लोग होते हैं आइदर बाय देयर पोजीशंस और बाय देयर फाइनेंशियल स्टेटस, तो वो उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो एक हाईली एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, और उनकी जो सोशल नेटवर्किंग होती है दे ऑलवेज ट्राई टू बी विद इन दैट केसेस। सडन गेन्स के लिए भी ये वाला हाउस बहुत ही पावरफुल है, जहाँ पे मतलब सडन विंडफॉल्स हो सकते हैं, लॉटरीज हो सकती हैं, सडन बिजनेस में प्रॉफिट्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर राहु वेल प्लेस्ड है और अच्छे से एस्पेक्टेड है। यानी जब हम गुड एस्पेक्ट की बात करते हैं तो दीज आर द बेनिफिक एस्पेक्ट्स है, वीनस का है, जुपिटर का है, मर्करी का है, क्योंकि मैलिफिक्स के साथ राहु प्रॉब्लम में आ जाता है, एक इल्यूशंस उसके बढ़ जाते हैं, टेंशन में रहता है हर समय कि जो चीज़ें चाह रहा है वो एकदम से नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब हम ये देखते हैं कि अगर वेल एस्पेक्टेड है ये राहु 11th में बैठ के, तो सडन बिजनेस प्रॉफिट्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इंटरेस्ट इनके अंदर है ही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स के अंदर अपने गेन्स के लिए ये नॉन ट्रेडिशनल मीन्स को फॉलो करते हुए इस टेक्नोलॉजी को, आज की डेट में अगर हम बात करें तो एआई को यूज़ करते हुए जो अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, एंड दे वर्क ऑन दोज थिंग्स कि हम कैसे जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए हम यूज कर सकें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट अगर आपकी है तो दे आर द गुड इन्फ्लुएंसर हैं, फॉलोअर्स उनके अच्छे हो जाते हैं, और मास कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, क्योंकि 11th के अंदर इट्स एन कॉर्पोरेट सर्कल आपका ऐसे, इसीलिए यहाँ पर आपकी जो एक मास कम्युनिकेशंस की स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट देती हैं, क्योंकि जो उसका एस्पेक्ट भी है 5वां, विच वी विल डिस्कस राइट आफ्टर दिस, तो वो तीसरे घर के ऊपर है, एंड तीसरा घर जो है वो आपकी मास कम्युनिकेशंस का घर भी है, इसीलिए उसका इफेक्ट जो है वो 11th का एस्पेक्ट होने से आप मास कम्युनिकेशन के पे इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, एंड दे गेन गुड फॉलोअर्स एंड अच्छा मास उसके अंदर एक इन्फ्लुएंस ये ले पाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल गेन्स मिलते हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गेन्स है वो अनएथिकल और हिडन सोर्सेज से भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर स्पेशली इफ इट इज़ इफ्लिक्टेड राहु। यानी कि अगर आप ये बोलें कि आपने ये चेक करना हो तो किसी के आर्ट के अंदर ब्लैक मनी के कितने कॉम्बिनेशंस हैं, इफ़ राहु प्लेस्ड इन द 11th हाउस लिक्शन विद द मैलेफिक्स, इसका मतलब जो आपके बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन जो है इसको सिर्फ पैसा कमाना है जैसे मर्जी आए। फॉर हिम देयर इज़ नो रूल्स, नो एथिक्स, नथिंग्स, ओनली मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सच पर्सन। और जो आपके एक सेट नॉर्म्स होते हैं दे गो अगेंस्ट दोज नॉर्म्स, चैलेंज करते हैं सोशल एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो कम्युनिटी की है, गोल्स है, और सक्सेस की एक अगर डेफिनेशंस हैं तो सच पीपल ट्राई टू चैलेंज दो, दे डोंट एग्री विद दोज थिंग्स कि ये सब जो हैं वो उस चीज़ को मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑल्सो जो हमेशा आपका राहु केतु है वो एक्सिस जो होते हैं वो आपके कार्मिक एक्सिस होते हैं, एंड स्पेशली इफ़ दे आर इनटू 5 and 11 एक्सिस। 11 आपका जो है इक्वेरियस या स्कॉर्पियो के अंदर जो है ये एक्सिस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक्सिस होते हैं, स्पेशली जब आपका 11th के अंदर राहु आ रहा है देन इट क्रिएट लॉट ऑफ एफ्लिक्शन इन दैट सेंस। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनते हैं, एज मैंशनिंग अगेन एंड अगेन, अनकन्वेंशनल चैनल्स की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इस केसेस के अंदर, क्योंकि डजंट वांट एन अर्ली एंड स्मार्ट मनी, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा रहता इफेक्ट आता है कि दे ट्राई टू फॉलो द अनकन्वेंशनल वेज। एसोसिएशन विद द पावरफुल पीपल to elite class, celebrities और people in high positions, and अपनी नेटवर्क को बहुत स्ट्रेटेजिकली फॉलो करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि फॉर देम एवरी नेटवर्क इज़ ओनली फॉर द मनी बेसिस, नथिंग एल्स। सो उनका जो फुल कंसंट्रेशन है
11th के अंदर व्हेन द टू सच आइडेंटिटीज कंबाइनिंग, क्योंकि दोनों की डीप डिज़ायर्स हैं फॉर हायर इनकम गेन्स और ऑब्सेशन, तो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है नेटिव का वो मनी के ऊपर होता है, वेदर इट इज़ एथिकल, अनएथिकल, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, बट द मेजर मोटिव इज कि हाउ आई कैन अर्न दैट मनी। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर कि जो राहु के एस्पेक्ट्स हैं ऑन द थर्ड हाउस, पांचवा एस्पेक्ट बनता है आपका, ऑन द फिफ्थ हाउस सेवंथ एस्पेक्ट, और ऑन द सेवंथ हाउस योर नाइन्थ एस्पेक्ट। नाउ वी विल टेक वन बाय वन दीज एस्पेक्ट्स एंड व्हाट इफेक्ट दे आर गोइंग टू मेक ऑन आवर लाइफ। अब बात करेंगे राहु के फिफ्थ एस्पेक्ट की। राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो हमारे थर्ड हाउस के ऊपर है। थर्ड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, करेज को, आपके यंगर सिबलिंग्स को। और जब ये प्लैनेट ऑफ ऑब्सेशन आपके थर्ड हाउस के ऊपर अपनी दृष्टि दे रहा है तो आपका ना एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, चाहे वो आपका लिखने का है, बोलने का है, तो आप बहुत एक्सपेरिमेंटल या मैनिपुलेटिव हो जाते हैं इस तरह के जो नेटिव्स होते हैं। अपने करेज का हाउस है तो बहुत ज़्यादा अपने हर वेंचर के अंदर रिस्क और लेने को तैयार हैं, या बहुत एम्बिशियस होते हैं, पुश करते हैं अपने बोल्ड एक्शंस के लिए, चाहे वो बिजनेस हो या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो या कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर जो एक ऑब्सेशन आ जाता है ना राहु का उनके करेज के अंदर, वो उनका नज़र आता ही आता है। जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप बन जाता है, जहाँ पे आइदर यू विल हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं अपने सिबलिंग्स को लेकर। लाइक इट कैन बी बोथ वेज, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि राहु के ऊपर और किस तरह के एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या हैं, क्योंकि उस हिसाब से उसका एक विल जो है रिलेशनशिप फिक्स होएगा आपके सिबलिंग्स के साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ऐसे नेटिव्स की टू टेक अप एनी थिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि इतना करेजियस हो जाते हैं राहु के उसके एस्पेक्ट के कारण कि दे कैन टेक अप एनी थिंग, दे आर रेडी टू टेक एनी थिंग्स इन लाइफ। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का हाउस है थर्ड, उधर से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला प्लैनेट है राहु, तो वो अपने हर काम के अंदर मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है जब राहु का एस्पेक्ट आपके तीसरे घर के ऊपर आता है। अब राहु का जो सातवां एस्पेक्ट है वो आपके पाँचवें घर के ऊपर है। पाँचवां घर आपका रिप्रेजेंट करता है आपके IQ लेवल को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके बच्चों को, आपकी लव लाइफ को। ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं, जहाँ पे हमारी राहु की सातवीं दृष्टि बैठ रही है। साथ ही साथ केतु भी वहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि राहु एंड केतु जो है हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। केतु यहाँ पर बैठ के एक तरह से आपके बच्चों के लिए टफ क्रिएट कर देता है कि यहाँ पे बच्चे होने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आपको ये बहुत देखने की ज़रूरत है कि उसके साथ साथ बाकी क्या एस्पेक्ट्स आते हैं और फिफ्थ लॉर्ड की क्या पोजीशन है, नॉट जस्ट गोइंग बाय केतु, और केतु के साथ क्या प्लैनेट अगर कोई और बैठा है, देन द सिचुएशंस विल बी डिफरेंट। लेकिन जब राहु का एस्पेक्ट यहाँ पर आता है तो जो व्हाट दे फील कि एक तो वो ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बच्चों को लेके, और उनको बच्चों के साथ दे वांट टू गेट द सम रिकॉग्निशन आइदर थ्रू देयर चिल्ड्रन इवन, और उनके जो बच्चे भी हैं वो भी एक आप ये अनकन्वेंशनल स्टाइल में आइदर दे कुड बी लिंक टू सम फॉरेन आइडेंटिटीज़, या उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, या उनकी क्रिएटिविटी के थ्रू सच पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। तो एक उनकी ना ऑब्सेशन होती है रिकॉग्निशन की भी यहाँ पर बैठने की वजह से, जहाँ पे वो उस अपनी फेम को वैलिडेशन चाहते हैं थ्रू देयर ओन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और थ्रू देयर चिल्ड्रन, जो मतलब आइदर दे वांट कि उनके बच्चों के ऊपर भी वो इतना एम्फेसिस करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं कि दे वांट दैट रिकॉग्निशन टू कम थ्रू देयर चिल्ड्रन इवन।
तो उनका बच्चों के साथ भी इट इज़ सीन कि इट कुड बी ऑफ हाईली अनयूजुअल नेचर के, या इतने टैलेंटेड रेबेलियस बच्चे होते हैं एंड कुड बी रिलेटेड टू फॉरेन आइडेंटिटी के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लव लाइफ के अंदर भी ये देखने को मिला है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स भी होते हैं दे आर ऑलवेज रिलेटिंग टू आपके समथिंग जहाँ पे उनको गेन नज़र आता है। तो जो भी वो अपना रिलेशन बनाते हैं वो स्टेटस और गेन को देखने के बाद ही उसमें घुसते हैं। दे आर वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी कैलकुलेटिव। तो जो उनकी जो लव लाइफ है वो भी इट इज़ यू कैन से वेरी कैलकुलेटिव, अपने लव को वो चुनते हैं कि उसके अंदर उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, जिसके कारण से काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस भी उनकी लव लाइफ के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेकुलेटिव नेचर उनका रहता है, रिस्क टेकिंग है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, गैम्बलिंग्स हो, कि जो उनकी पूरी की पूरी अटेंशन है राहु की वो स्पेकुलेटिव काइंड की होती है, स्मार्ट वर्क करने की होती है। तो उसका सारा होता है कि गेन या लॉस मुझे किस चीज़ में मिल रहा है, चाहे उसकी वो लव लाइफ है, चाहे रिकॉग्निशन है, चाहे बच्चे हैं, एनीथिंग, जो उसकी एजुकेशन भी है, इंटेलिजेंस भी है, वो भी इस बात पे डिपेंड करती है कि व्हाट लॉस और गेन इट्स गोइंग टू हैव, और उसके ऊपर भी वो सारे के सारे अपने डिसीजंस लेते हैं ऐसे नेटिव्स। अब हम नाइन्थ एस्पेक्ट की बात करते हैं तो नाइन्थ एस्पेक्ट आपका 7th हाउस के ऊपर आता है। 7th हाउस आपका हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स है, चाहे वो मैरिड पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, एंड द पब्लिक अदर पीपल भी जो है हम 7th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे नेटिव्स की अनयूजुअल और फॉरेन पार्टनर्स होते हैं। मैरिज उनकी डिफरेंट कल्चर, कास्ट या विद ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी पर्सन के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वेरी हाईली एम्बिशियस हैं पार्टनरशिप के अंदर, चूज पार्टनर को करते हैं। बिजनेस और मैरिटल जो है उनका वो अगेन बेस्ड होता है स्टेटस या गेन्स के ऊपर, जैसे उनकी लव लाइफ के ऊपर भी एंड मैरिटल के ऊपर भी उनकी जो अटेंशन है मेजरली स्टेटस या गेन के ऊपर रहती है। रिलेशनशिप बहुत मैनिपुलेटिव यूज़ करते हैं, चार्म, टैक्टिक्स, कंट्रोल टैक्टिक्स जो भी हैं रिलेशनशिप के अंदर वो उनके हिडन एजेंडास के ऊपर चलते हैं सारे के सारे। तो सच नेटिव्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जैसे फ्रेंडशिप के लिए भी आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अपना बेनिफिट ये हर जगह पे देखते हैं। स्पेशली 11th के अंदर जब राहु आ जाता है तो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने गेन्स को लेके। तो जहाँ पे भी उसकी दृष्टि जा रही है, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ है, लव लाइफ के साथ है, स्पाउस के साथ है, चिल्ड्रन के साथ है, हर जगह पे जो उसकी डीलिंग है, रिलेशनशिप है, वो उसके गेन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट गेन आई एम गोइंग टू हैव। साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाती है एक पब्लिक इमेज की, क्योंकि 7th हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है अदर पीपल को। तो जो ये एस्पेक्ट है ये मैरिज के अंदर भी एक कार्मिक लेसन्स लेके आता है, चैलेंजेस आता है, ग्रोथ आती है थ्रू योर अनकन्वेंशनल और डिलेड मैरिजेस। क्योंकि मैरिज राहु जो एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट भी है तो वहाँ से फॉरेन एलिमेंट भी रिलेटेड है। तो उस केस के अंदर भी समटाइम्स ये जो ग्रोथ है आपकी वो डिपेंड करती है आपके अनकन्वेंशनल मैरिजेस के ऊपर। इस एपिसोड के अंदर इस राहु की पोजीशन 11 के अंदर से रिलेटेड इतने ही चीज़ें। और अगर आपका राहु भी 11th हाउस में है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये जो जितना भी जो चीज़ें बताई गई हैं कि उनमें से आप फॉल करते हैं उसके अंदर, तो हमें आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।